हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 15 डिस्कस करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारे कनेक्टर्स को लेकर पढ़ चुके हैं, जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स हो गया, पर्पस डिनोटिंग कनेक्टर्स हो गया, कॉज एंड इफेक्ट कनेक्टर्स हो गया। अब कॉज एंड इफेक्ट के अंदर हमने कॉज डिनोटिंग कनेक्टर्स को लेकर भी बात करी और रिजल्ट डिनोटिंग कनेक्टर्स को भी लेकर बात करी। आज हम एक नई कैटेगरी ऑफ कनेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं। यानी जैसे हमने कॉन्ट्राडिक्टरी पढ़ रहे थे, कॉज पढ़ रहे थे, और उसके बाद हमने पर्पस पढ़ा, और उसके अंदर हमने देखा कि कौन से प्रीपोजिशंस, कौन से कंजंक्शंस हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉज एंड इफेक्ट और पर्पस को डिनोट करते हैं। सेम एज आज के लेक्चर में आज हम एक नई कैटेगरी ऑफ कनेक्टर्स को पढ़ेंगे, और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो, अगर कंजंक्शन है तो दो क्लॉजेस को कैसे कनेक्ट करती हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं, क्या उनके मीनिंग्स होते हैं। अगर प्रीपोजिशन होता है तो अपने नाउन या नाउन फ्रेज को किस तरीके से वह कनेक्टर अपने मेन सेंटेंस के साथ कनेक्ट करता है। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले जो चर्चा करने वाले हैं वो है कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स। तो देखिए, अभी आपके अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स और कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स में क्या अंतर है, उसको भी हम समझते हैं। पहले अभी हम चर्चा कर लेंगे कि आज हमें किस पे बात करनी है। तो शुरुआत करेंगे हम आज कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर से, देन उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपको तीन कनेक्टर्स दिख रहे हैं, ऑन द अदर हैंड, राइट, वाइल और वेयर एज। ये जो तीनों ऑन द अदर हैंड, वाइल और वेयर एज हैं, ये टाइप है हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स का। इन तीनों का क्या मीनिंग होता है, किस तरीके से हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हम आगे चर्चा करते हैं। अब शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर से। देखिए, दो चीज़ों को याद रखिएगा। अभी आपने जो सबसे पहले ग्रुप कनेक्टर्स का पढ़ा वो था कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स। अब ये है कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स। अब दोनों में क्या अंतर है उसको भी देखते हैं। देखिए, पहले कॉन्ट्राडिक्टरी समझ लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स क्या होते थे कि आपने कोई स्टेटमेंट बोली, राइट, अब उस स्टेटमेंट के अपोज में आपने कुछ बोल दिया। यानी जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको फीवर है, राइट, या आपके किसी फ्रेंड को फीवर है, फीवर होने के बावजूद भी वह स्कूल चला गया। तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग था कि फीवर होने में आमतौर पर लोग रेस्ट करते हैं, राइट, मेडिसिन लेते हैं, घर पे रुकते हैं, स्टे करते हैं, तो बेड रेस्ट लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद, फीवर होने के बावजूद भी, और वो कहाँ चला गया, स्कूल चला गया, पढ़ाई करने चला गया। ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं, राइट। अब ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गई। अब लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स क्या होते हैं, तो देखिए पहले हिंदी में देख लीजिए। जैसे हम लेकिन बोल देते हैं, बावजूद बोल देते हैं, फिर भी बोल देते हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स की बात हो गई। अब कॉन्ट्रास्टिंग की समझते हैं। जैसे कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स आर यूज्ड इन इंग्लिश हाईलाइट डिफरेंसेस और अपोजिशन बिटवीन टू थिंग्स, आइडियाज और स्टेटमेंट्स। अब ये जो है वहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही थी, वहाँ दो स्टेटमेंट्स में डिफरेंसेस को हम हाईलाइट नहीं कर रहे थे, या फिर हम दो आइडियाज़ या दो थिंग्स के बीच में हम डिफरेंसेस या अपोजिशंस नहीं बता रहे थे कि ये कौन किससे किस तरीके से अलग है। हम वह बता रहे थे वहाँ पर कि अगर आपका एक काम हुआ है, उसके अपेक्षा में जो रिजल्ट आना चाहिए वह ना आकर कुछ और आ गया, यानी जो आपने उम्मीद ना की हो वह आ गया। यानी उसने पढ़ाई नहीं करी, राइट, पढ़ाई ना करने के बावजूद भी वह पास हो गया। अब देखिए, उसने कम पढ़ा, अब आपने क्या सोच के चले थे कि कम पढ़ा है तो मे बी वो फेल हो सकता है या बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे नंबर आ सकते हैं। अब उसके नंबर आ गए कुछ ज़्यादा ही, तो वो एक सरप्राइजिंग था। और नंबर ज़्यादा आना और कम पढ़ना, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। देखिए, सिमिलरिटी तब होती अगर कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा और उसके नंबर भी ज़्यादा आए, यानी उसने अच्छा मेहनत करा और उसके पढ़ाई के फलस्वरूप उसके नंबर भी अच्छे आ गए। लेकिन किसी ने ज़्यादा मेहनत ही ना की हो और उसके नंबर फिर भी ज़्यादा आ गए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। ये होती है हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी बात। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स क्या बताते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं, अंतर को हाईलाइट करते हैं, विरोध को हाईलाइट करते हैं, राइट। दो व्यक्ति में हो सकता है, दो आइडियाज़ को लेकर हो सकता है, दो स्टेटमेंट्स को लेकर हो सकता है, ये डिफरेंस है। अब हम एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो ये डिफरेंस आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। They serve an important role in both written and spoken language by providing clarity and enhancing the coherence of arguments or narratives. अब देखिए यहाँ का जो होता है, these connectors allow the speaker or writer to present contrasting viewpoints or facts in a clear and structured way, helping the audience understand the relationship between the different parts of a text or a conversation. यानी कहने का मतलब ये है
कि जो हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स होते हैं ये दो अलग स्टेटमेंट्स के डिफरेंसेस को बताएंगे, उनके बीच में किस तरीके से अलग हैं, वो भिन्न हैं, उनके बीच में क्या ऐसी रिलेशनशिप है जो उनको अलग करती है, उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे और डे टू डे उस टाइप में आपको बताएंगे। अगर हमारे जो टाइप्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स के, हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ऑन द अदर हैंड, वाइल और वेयर एज, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम ऑन द अदर हैंड। देखिए, ऑन द अदर हैंड यानी जैसे मान लीजिए, अगर आपने ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली यूज़ देखा होगा बुक्स के अंदर, अपने टेक्स्ट बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, कि ऑन द अदर हैंड, ये भी इस बात को भी ध्यान में रखना है हमें। सो ऑन द अदर हैंड का मतलब है कि अगर आप एक पॉइंट को बात कर रहे हो, राइट, ऑन द अदर हैंड इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट। सो ऑन द अदर हैंड हमारा एक कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट, पर्सपेक्टिव, यानी जो आपने पहले प्रीवियस स्टेटमेंट ली है उसके कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट में ये हमारी दूसरी रिलेशनशिप को भी, दूसरे क्लॉज के साथ भी हमारी रिलेशनशिप बताता है। एग्जांपल के साथ इसको और देखते हैं। सो दिस पेयर इज यूज्ड टू प्रेजेंट टू डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, यानी यह पेयर क्या करता है, दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को बताने की कोशिश करेगा, राइट। और किसी भी एस्पेक्ट के या फिर किसी इशू के दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को बताएगा, राइट। कॉन्ट्रास्टिंग और बैलेंस इन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, जैसे मान लीजिए अगर आप बोलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेकर आपने उसकी तारीफ़ें कर दी कि उसने मैनकाइंड की लाइफ को आसान कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा हमें मॉडर्नाइज कर दिया, टेक्नोलॉजी दे दी, हमारे जो काम करने के तरीके थे उसको बदल दिया। ऑन द अदर हैंड अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी गिनाएंगे। वॉर्स को बहुत बड़े स्केल पे पहुंचा है, साइबर अटैक्स होने लगे हैं, डेटा ब्रीच होने लगा है, लोगों की डेटा प्राइवेसी छिन जाती है। तो ये आप देख रहे हो, आपने एक तरफ उसकी तारीफ़ें बताई और ऑन द अदर हैंड यूज़ करके आपने उसका नेगेटिव पॉइंट दिया, यानी एक ही चीज़ के आपने दो व्यू पॉइंट्स रख दिए। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्टिंग। अगर आप पॉजिटिव साइड देख रहे हो तो वो नेगेटिव साइड भी आपने बता दी। अब यही कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या हो रहा था, कॉन्ट्राडिक्टरी में इसका अपोजिट होता है, यानी जो स्टेटमेंट का आउटकम आना होता है वैसा आउटकम ना आके उसके अलग आउटकम आ जाता है जो आपने उम्मीद ना की हो। लेकिन आज बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर खेलने चले गए, यानी आपने ये सोच के रखा हुआ था कि बारिश में खेलने नहीं जाते हैं बाहर, राइट, लेकिन बारिश होने के बावजूद भी बाहर खेलने चले गए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग में थोड़ा अलग हो जाता है। अगर कॉन्ट्रास्टिंग में अगर हम किसी टॉपिक को लेकर, किसी आइडिया को लेकर या किसी डिस्कशन जो हम कर रहे हैं किसी आर्ग्यूमेंट को लेकर, तो उसके दोनों पॉइंट्स को बात करेंगे हम, चाहे उसका वो पॉजिटिव पॉइंट होगा या नेगेटिव पॉइंट होगा। तो जब हम दोनों पॉइंट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक पॉइंट उसके कॉन्ट्रास्टिंग होगा, यानी एक पॉइंट उसका विरोध कर रहा होगा, right? So on the other hand starts the first part of the comparison presenting the first viewpoint of argument. So on the other hand से पहले जो आप लिखोगे वो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट होगा, यानी फर्स्ट व्यू पॉइंट होगा, यानी पहले आप किसी बात को हाईलाइट करोगे, देन उसके बाद आपने ऑन द अदर हैंड लिखा, देन उसके बाद आप कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट लिखोगे। जैसे आप कॉन्ट्राडिक्टरी में कर रहे थे, दो ऑल दो को यूज़ कर रहे थे कि पहले आपने मेन सेंटेंस लिखा, देन उसके बाद आप उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। तो वही करना है, आपका जो पहला व्यू पॉइंट है, पहला आर्ग्यूमेंट है किसी भी टॉपिक को लेकर, वो आपने प्रेजेंट किया, देन उसके बाद आपने ऑन द अदर हैंड की हेल्प से क्या करोगे आप, तो इंट्रोड्यूस कराओगे कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट को या फिर कॉन्ट्रास्टिंग आर्ग्यूमेंट को, राइट। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ऑन द अदर हैंड द न्यू पॉलिसी कुड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, राइट, ऑन द अदर हैंड इट माइट ऑल्सो इंक्रीज द इनइक्वालिटी। अगर आप यहाँ से देखिए, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कुड लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो बोला जा रहा है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ये क्या करेगी, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगी। ऑन द अदर हैंड इट माइट ऑल्सो इंक्रीज इनइक्वालिटी, और ये अब देखिए एक इसकी तारीफ हो गई, राइट, कि ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है या जो नई पॉलिसी है ये इकोनॉमिक ग्रोथ को, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाएगी। लेकिन दूसरे हाथ पर ये क्या करेगी, ऑन द अदर हैंड मतलब क्या है कि इसका दूसरा व्यू पॉइंट क्या है कि इनइक्वालिटी भी, असमानताएं भी इंक्रीज कर देगी, बढ़ा देगी। सो दिस स्ट्रक्चर यूज टू एम्फेसाइज द मल्टी फेसेटेड नेचर ऑफ टॉपिक। मल्टी फेसेटेड का मतलब है कि अगर आप एक टॉपिक का एक हिस्सा देख रहे हो तो अब आप कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स लाके उसका दूसरा हिस्सा भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। अगर आप उसकी तारीफ देख रहे हो तो उसकी बुराई भी, अगर आप उसकी बुराई देख रहे हो तो उसकी तारीफ भी है, राइट। इस तरीके से हम इसके दो कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, राइट। अब प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्टिंग व्यू आर्ग्यूमेंट, अब यूजेस क्या है, अब ये हमारे क्या है,
कॉन्ट्रास्टिंग आर्ग्यूमेंट्स को भी प्रेजेंट करता है। जैसे द प्रोजेक्ट कुड ब्रिंग इन मोर रेवेन्यू, ऑन द अदर हैंड इट मैट रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो बोला जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा रेवेन्यू देगा, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। तो ये दो एस्पेक्ट्स को बता रहा है, बैलेंसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। तो किसी भी सिचुएशन के दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करेगा। द न्यू लॉ विल बेनिफिट एम्प्लॉयज़, ऑन द अदर हैंड इट कुड पोज चैलेंजेस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। तो बोला गया कि जो नए लॉज हैं वो एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करेंगे, लेकिन उसके साथ और क्या कर सकते हैं, वो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको भी चैलेंज करेंगे। प्रोज एंड कॉन्स, इसको मैंने बताया था आपको, प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव बात को भी बताएगा। डिस्कशन अल्टरनेटिव्स, तो अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि मल्टीफेसेटेड वाली बात हो गई। अगर आपको एक पता है तो ये दूसरा हिस्सा भी देगा। वी कुड ट्रैवल बाय द ट्रेन, एंजॉय द सीनरी, ऑन द अदर हैंड फ्लाइंग वुड सेव अस टाइम। तो अब देखिए क्या है मल्टीफेसेटेड, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इंजॉय सीनरी कर पाओगे, आप बहुत कुछ देख पाओगे, ट्रेन के व्यू पॉइंट अच्छा होता है, राइट। लेकिन अगर आप फ्लाइंग से जाओगे या फ्लाइट से जाओगे तो वहाँ पर आप टाइम बचा लोगे, लेकिन आपको कोई सीनरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आसमान में कुछ नहीं होता है। वेइंग डिसीजन, तो डिसीजन के ऊपर दबाव रखना या फिर उसको जोर डालना, एम्फसाइज करना। ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स हैज़ द पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, ऑन द अदर हैंड इट कम्स विद अ ग्रेटर रिस्क। तो जो इसका मतलब है कि अगर आप स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। तो ये दोनों चीज़ों को बता रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इश्यूज, राइट। सो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, पहला ऑन द अदर हैंड आ जाएगा, देन उसके बाद आपका आर्ग्यूमेंट आएगा, राइट। सो दिस फ्रेज इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पॉइंट पर्सपेक्टिव आर्ग्यूमेंट, देन उसके बाद ऑन द अदर हैंड लिखेंगे आप, देन उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात को बोलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखिए ऑन द अदर हैंड, अब पहला आता है प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज। अगर कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज को कैसे प्रेजेंट करेगा, राइट। सो ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या करेगी, फ्लेक्सिबिलिटी और कन्वीनियंस देगी, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट लैक्स द इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स। तो जैसे इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता था, जैसे अब आप ये वीडियोस देख रहे हो और पढ़ रहे हो, तो इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप कभी भी देख सकते हो, किसी भी टाइम देख सकते हो, और जब मन चाहे जितनी बार रिपीट करना चाहो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, आपके पास पूरा एक्सेस होता है। लेकिन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है आपका और मेरा, लेकिन आप रियल टाइम में डाउट पूछ सकते थे, आप खड़े होकर उस टॉपिक को बार बार पूछ सकते थे, वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दोनों पार्ट्स को देखा कि एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा देख लिया और दूसरी तरफ उसका जो है नेगेटिव पॉइंट भी देख लिया। बैलेंसिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दूसरा इसका एग्जांपल्स हैं, यूज़ भी है, तो दोनों एस्पेक्ट्स को बैलेंस करता है। कैसे, अर्बन लिविंग प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू एम्यूनिटीज़ एंड वर्क। यानी अर्बन लिविंग का मतलब है कि जो शहर में रहते हैं उनको ज़्यादा ईजीली कोई भी काम मिल सकता है, कोई भी सुविधाएं मिल सकती है। ऑन द अदर हैंड इट ऑफन कम्स विद हायर लिविंग कॉस्ट एंड नॉइस। तो इसका मतलब है कि लेकिन शहर में रहना ज़्यादा महंगा पड़ता है, राइट। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब, अ प्लांट बेस्ड डाइट कैन हैव हेल्थ बेनिफिट्स, ऑन द अदर हैंड इट रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग टू इंश्योर ऑल न्यूट्रिशन नीड्स आर मेट। यानी जो प्लांट बेस्ड डाइट है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके साथ, लेकिन इसको ध्यान भी देना चाहिए कि जो इसकी प्लानिंग है वो केयरफुल होनी चाहिए, ताकि हमारे सारे न्यूट्रिशनल मिल सके, राइट। यानी बैलेंस डाइट बना के रखना है। अल्टरनेटिव्स को डिस्कशन करने के लिए ऑन द अदर हैंड कैसे हेल्प कर सकते हैं, हायरिंग मोर स्टाफ वुड एक्सेलरेट द प्रोजेक्ट। आप ज़्यादा स्टाफ लोगे तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉस्ट पे भी जो है असर डालेगा। वेइंग डिसीजन को लेकर भी, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट्स कैन बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन द प्रॉपर्टी मार्केट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल और इलिक्विड, शोइंग कॉम्प्लेक्सिटी, ये आप एग्जाम्पल है। नाउ तो ऑन द अदर हैंड एक बहुत कॉमन हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स था, तो उसको आप डे टू डे लाइफ में देखते भी हैं कि अगर आपने कोई एक स्टेटमेंट दे दी तो उसके अपोजिट में या उसके कॉन्ट्राडिक्टरी या उसका फ़ायदा या उसके दूसरे बारे में या उसका दूसरा आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट देखना है तो उसमें भी हेल्प करेगा। अब अगला जो होता है हमारा वाइल को लेकर अब हम चर्चा करते हैं। सो वाइल का मीनिंग क्या होता है, देखिए वाइल एक कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है, पहले तो हमें ये याद रखना है, राइट। So the word while can be used as a contrasting connector in English to highlight differences or contradiction between two ideas, actions or situation. जैसे हमने on the other hand को यूज़ किया,
वाइल भी उसी तरीके से यूज़ होता है। दो अलग व्यू पॉइंट्स को लेकर बात करेगा, दो आइडियाज़ के डिफरेंसेस को लेकर बात करेगा, एक्शंस के डिफरेंसेस को लेकर बात करेगा, सिचुएशन के डिफरेंसेस को लेकर बात करेगा। राइट, व्हेन यूज्ड इन दिस वे वाइल इंट्रोड्यूसेस अ स्टेटमेंट दैट इज कॉन्ट्रास्ट टू अनदर स्टेटमेंट ऑफ इन द सेम सेंटेंस। तो सेम सेंटेंस के अंदर जब आप वाइल को यूज़ करोगे तो वो उसकी जो दूसरी स्टेटमेंट है अपनी पहली स्टेटमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करेगी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स वाला नहीं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब है वो उससे अपोजिट करेगी। अगर आप उसके पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स को लेकर बात करोगे तो वाइल लिख के आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर सकते हो। अगर आप उसके नेगेटिव व्यू पॉइंट्स को देख रहे हो तो वाइल लिख के उसके पॉजिटिव व्यू पॉइंट्स को लेकर चर्चा कर सकते हो। राइट, so this use of while emphasizes simultaneous or coexisting ideas that are different or opposed or each other। तो while को अगर आप यूज़ करोगे तो वो उसके साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय पे उसके दोनों आइडियाज़ को एग्जिस्ट करेंगे, यानी पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। राइट, यूजेस ऑफ वाइल देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हाईलाइटिंग डिफरेंसेस इन प्रेफरेंसेस और ओपिनियन। तो प्रेफरेंसेस होता है कि आपकी पसंद को लेकर और आपके ओपिनियंस को लेकर ये हाईलाइट कर देता है। वाइल आई एंजॉय हाइकिंग माई फ्रेंड प्रेफर टू स्टे इंडोर्स एंड रीड। राइट, सो वो बोल रहा है कि मुझे हाइकिंग पसंद है, और लेकिन उसके दोस्तों को क्या पसंद है, मैं उसके दोस्त क्या प्रेफर करते हैं, स्टे इंडोर्स एंड रीड, घर पे रहना या फिर इंडोर्स रहना और पढ़ाई करना, रीड करना यानी बुक्स रीडिंग करना, लेकिन मुझे हाइकिंग पसंद है। राइट, तो ये कॉन्ट्रा, अब देखिए ये कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। जक्स्टापोजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस और फैक्ट। देखिए जक्स्टापोजिंग का मतलब होता है अपोजिट सेंटेंसेस। वाइल द नॉर्थ रीजन एक्सपीरियंसेस हैवी रेन द साउथ रिमेन ड्राई एंड एरिड। एरिड का मतलब है सूखा। देखिए, तो बोला गया है कि नॉर्थ जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जो साउथ रीजन है उसमें क्या होता है कि वो ड्राई रहता है और एरिड रहता है। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग बात है, एक जगह बारिश हो रही है दूसरी जगह नहीं हो रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये। राइट, आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग डाइवर्जेंट एक्शंस और इवेंट्स। तो डाइवर्जेंट का मतलब है डिफरेंट एक्शंस और इवेंट्स को कंपेयर करता है। While some companies are expanding rapidly, other are struggling to survive। तो इसका मतलब ये कोविड का सिचुएशन देख लीजिए। यहाँ पर कोविड में बहुत सारी कंपनीज ने मल्टीपल टाइम्स, यानी उसको मैं करूँ 100 टाइम्स 1000 टाइम्स प्रॉफिट किया, लेकिन कुछ कंपनीज थे जिनके बहुत ज़्यादा लॉस में गए। राइट, वो लाइक उन्होंने कभी इतना, जब से वो शुरू हुई और टिल कोविड टाइम तक उन्होंने कभी इतना लॉस नहीं देखा, लेकिन कोविड टाइम के बाद उन्होंने काफ़ी लॉस झेला। लेकिन कुछ कंपनीज थी जो कोविड से कुछ समय पहले ही शुरू हुई, लेकिन कोविड ने उनको इतना राइट बूम कर दिया, उन्होंने 1000 टाइम्स 100 टाइम्स प्रॉफिट करा। और सबसे उसमें इम्पोर्टेंट जो अगर हम बात करें किसी सेक्टर की, वो होता है एडटेक, यानी एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। तो आपने देखा होगा एडटेक कंपनीज ने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया। कोई भी कंपनी हो सकती है, आप किसी का भी नाम ले सकते हो। तो ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम, जब वो पैंडमिक चला तो कुछ कंपनीज ने अनलिमिटेड ग्रोथ किया, लेकिन कुछ कंपनीज ने बहुत कम ग्रोथ किया। राइट, उन्होंने ग्रोथ करने की जगह उन्हें लॉस उठाना पड़ा। राइट, सो इस तरीके से जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, क्योंकि सब बंद था पैंडमिक में तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं रहा था, लेकिन वहीं कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज रही, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट किया। आगे बढ़ते हैं। एम्फेसाइजिंग कॉन्ट्रास्ट इन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़। तो अगर एम्फेसाइज करेंगे हम कॉन्ट्रास्ट यानी डिफरेंसेस बताएंगे किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के और क्वालिटीज़ को लेकर। वाइल द फर्स्ट मॉडल इज नोन फॉर इट्स स्पीड, द सेकेंड इज वैल्यूड फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए एक ही किसी लाइक मान लीजिए कोई कार है, अब उसके सेम कार के दो मॉडल्स की बात हो रही है। तो पहला मॉडल वो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, लेकिन जो दूसरा मॉडल है वो अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, यानी वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, काफ़ी ड्यूरेबल है। तो यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, एक स्पीड को लेकर है और एक ड्यूरेबिलिटी को लेकर है। तो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज़ को लेकर भी आप वाइल का यूज़ कर सकते हो जब आपको डिफरेंसेस बताना हो दो क्वालिटीज़ और दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में। नाउ शोइंग डिस्पैरिटी इन बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स। तो जब आप बिहेवियर किसी के बिहेवियर या एटीट्यूड्स में डिस्पैरिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस अगर आपको बताने हो। While he is very outgoing, his sister is quite introverted। यानी इसका मतलब क्या है कि वह बाहर जाना पसंद करता है, घुलना मिलना पसंद करता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड भी लिख सकते हो वाइल की जगह। इसका मतलब हो जाएगा कि उसकी जो सिस्टर है वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड है। राइट,
बैलेंसिंग अपोजिंग व्यू पॉइंट्स और आइडियाज़ इन आर्ग्यूमेंट्स। तो अपोजिंग व्यू पॉइंट्स का मतलब है कि वही पॉजिटिव और नेगेटिव आप बात कर रहे हो, तो उसको बैलेंस करने के लिए उन उस आर्ग्यूमेंट्स को संभालने के लिए आप वाइल का यूज़ कर सकते हो। वाइल ट्रेडिशनल मेथड हैव देयर मेरिट्स, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे उनके अपने फ़ायदे थे, लेकिन जो आपके मॉडर्न टेक्निक्स हैं उन्होंने एफिशिएंसी को बढ़ा दिया है, राइट। आगे, प्रेजेंटिंग कॉन्ट्रास्टिंग एविडेंस और फाइंडिंग्स। तो जो कोई एविडेंस या फाइंडिंग होता है, दो अपोजिट एविडेंसेस फाइंडिंग्स हो गए, तो उनको भी रिप्रेजेंट करता है, इंट्रोड्यूस करता है। वाइल रिसेंट स्टडी सजेस्ट वन कंक्लूजन, अर्लियर रिसर्चर्स पॉइंट्स टू अनदर। राइट, तो जो अपनी रिसेंट स्टडीज़ हैं उन्होंने कोई कंक्लूजन दिया, तो जो पहले के रिसर्चर्स थे उन्होंने किसी और कंक्लूजन को पॉइंट किया था। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ वाइल क्या होगा, तो वाइल के साथ आप आइडिया और क्लॉज लिखोगे जो आपका मेन आइडिया है, राइट। ये आपका मेन आइडिया हो गया, और वहीं उसके साथ अगर आप दूसरा आइडिया या क्लॉज लिखोगे वो आपका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है वो आपका अपोजिट हो जाएगा। जैसे वाइल आई एंजॉय हाइकिंग माई सिस्टर प्रेफर लॉन्गिंग इन द ऑन द बीच। तो उनकी सिस्टर को जो है वो बीच पे जाना पसंद है और उसको हाइकिंग करना, पहाड़ों पे घूमना पसंद है। सो दिस स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट द स्पीकर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर क्या कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या पोजिशन बता रहा है कि जो स्पीकर है उसको हाइकिंग करना पसंद है, लेकिन उसकी सिस्टर को बीच पे रिलैक्स करना पसंद है। राइट, एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल सारा इज आउट गोइंग एंड सोशिएबल, हर ब्रदर जेम्स इज इंट्रोवर्टेड एंड शाय। तो जो शायरा है वो आउट गोइंग है, सोशिएबल है, लोगों से मिलती है, घुलती है, बाहर जाती है, लेकिन उसका जो भाई है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट और शाई है। तो यहाँ पर दो अलग उनकी पर्सनालिटीज़ को कॉन्ट्रास्टिंग वे में दिखाया जा रहा है, राइट। Next, while the first half of the book was engaging, the second half was rather dull. जो फर्स्ट हाफ था बुक का वो काफ़ी इंगेजिंग था, और लेकिन जो दूसरा हाफ है बुक का वो रदर डल है। यानी एक ही बुक के दो अलग पार्ट्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि पहले पार्ट में काफ़ी इंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन दूसरे पार्ट में इंगेजिंग नहीं था, डल था, यानी नॉट इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड था ही नहीं उसमें। While some people find public speaking exhilarating, other find it's terrifying. तो यानी किसी के लिए पब्लिक जो स्पीकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्किल होता है, लेकिन काफ़ी लोगों के लिए ये थोड़ा डर होता है। लोग असमंजस में महसूस करते हैं, या फिर अच्छा फील नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें घबराहट है पब्लिक स्पीकिंग से। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जिनको अच्छा नहीं लगता। तो दो अलग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो गए दो अलग इंडिविजुअल्स के। वाइल द कंपनीज रेवेन्यू इंक्रीज दिस ईयर, इट्स प्रॉफिट्स एक्चुअली डिक्रीज। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़ गया, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, क्योंकि मे बी उस पर कॉस्ट ज़्यादा आई होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, या कुछ भी हो सकता है। वाइल अप्रिशिएट योर इन्विटेशन, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द इवेंट। यानी आप किसी के इन्विटेशन का अप्रिशिएट आपने एक्सेप्ट किया, उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन आप ये भी बता रहे हो कि कॉन्ट्रास्टिंग क्या हो गया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, इवेंट को अटेंड नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी रीज़न रहा होगा। While the morning was sunny and warm, the afternoon brought heavy rainfall. Right? Again, while some people thrive under pressure, others crumble. देखिए यहाँ पर थ्राइव का मतलब है कि कुछ लोग प्रेशर में सरवाइव कर जाते हैं, अच्छा कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग क्रम्बल मतलब टुकड़ों में बिखर जाते हैं, राइट। कुछ लोग जो है प्रेशर को नहीं झेल पाते, नहीं सह पाते। अब आता है वेयर एज। तो कॉन्ट्रास्टिंग का हमारा लास्ट प्रीपोजिशन जो होता है वो है वेयर एज। तो वेयर एज को भी समझ लेते हैं और इसके मीनिंग और इसके रूल्स एग्जांपल्स को भी समझते हैं। वेयर एज हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स है, यूज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिशन बिटवीन टू क्लॉजेज स्टेटमेंट्स इन अ सेंटेंस। तो जो वेयर एज हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर है उसको यूज़ करा जाता है या इंट्रोड्यूस करा जाता है दो अपोजिशन या दो क्लॉजेस के बीच में बताने के लिए। इट्स ऑफन यूज टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव, present a different viewpoint और set up a comparison between two contrasting ideas। तो लेकिन अब देखिए वेयर का क्या और फ़ायदा हो सकता है कि अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है, राइट, और कंपैरिजन करता है दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ में, राइट। आई लव हाइकिंग वेयर एज माई ब्रदर प्रेफर्स इंडोर एक्टिविटीज़। तो वो बता रहा है कि उसे हाइकिंग पसंद है, लेकिन उसका जो भाई है क्या प्रेफर करता है, इंडोर एक्टिविटीज़ को। इसी को मैं ये लिख सकता था, वाइल आई लव हाइकिंग माई ब्रदर प्रेफर्स इंडोर एक्टिविटी।
आई लव हाइकिंग, ऑन द अदर हैंड माई ब्रदर प्रेफर्स इंडोर एक्टिविटीज़। तो वाइल थोड़ा सा अलग इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, वाइल स्टार्टिंग में आ जाता है। कंपैरिजन ऑफ टू आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स, तो दो आइडियाज़ और स्टेटमेंट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये यूज़ है हमारे वेयर एज के। वेयर इज ऑफन यूज टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट टू डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कैसे, द फर्स्ट कैंडिडेट हैज़ एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन वेयर एज, यानी पहले कैंडिडेट को लेकर बात हो रही है, उसके पास काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट है वो लैक्स रेलिवेंट एक्सपीरियंस, तो उसके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है। द वेदर वॉज वार्म येस्टरडे वेयर एज टूडे इज इट्स फ्रीजिंग कोल्ड, जो वेदर कल था वो गर्म था, लेकिन जो आज का जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, सो काउंटर आर्ग्यूमेंट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए वेयर एज कैन बी एम्प्लॉयड टू इंट्रोड्यूस अ काउंटर आर्ग्यूमेंट दैट अपोजेस अ प्रीवियसली मेंशन्ड पॉइंट। अब देखिए काउंटर आर्ग्यूमेंट को भी ये बताएगा, जैसे मैनी पीपल बिलीव इन क्लाइमेट चेंज वेयर एज सम स्पेक्टिव्स राइट आर्ग्यू दैट्स इट्स अ नेचुरल अकरेंस, तो बहुत सारे लोग क्लाइमेट चेंज के अंदर बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये नेचुरल अकरेंस है, तो ये अलग व्यू है। हाईलाइटिंग कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन, जो अब कॉन्ट्रास्ट करती है इन्फॉर्मेशन उनको हाईलाइट करता है। शी इंजॉयज रीडिंग spending time outdoor whereas her brother prefers indoor activities. The company's revenue increased this quarter whereas its profit margin decreased. तो कॉन्ट्रास्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि उसको बाहर जाना और आउटडोर के लिए टाइम स्पेंड करना पसंद है, लेकिन उसके भाई को इंडोर एक्टिविटीज़ पसंद है। कंपनी का जो है क्वार्टरली जो रेवेन्यू है वो बढ़ा, लेकिन उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। सेटिंग अप कॉन्ट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शंस वेयर एज कैन बी used to contrast the characteristics or qualities of different subjects or objects, यानी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना। अगर किसी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो अलग क्वालिटीज़ हैं या दो अलग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी वेयर एज से हम हाईलाइट करते हैं। द ओल्ड मॉडल वाज रिलायबल बट लैक्ड मॉडर्न फीचर्स, जो ओल्ड मॉडल था वो काफ़ी रिलायबल था, उसके ऊपर रिलाय कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर मॉडर्न फीचर्स नहीं थे। वेयर एज अब देखिए उसी पर्टिकुलर थिंग का नया मॉडल के लेकर बात करेंगे। द नया मॉडल इज पैक्ड विद एडवांस टेक्नोलॉजी, तो वो जो नया मॉडल है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन फोकस, तो शिफ्ट इन फोकस का मतलब है कि आपका फोकस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को दिखाने के लिए या हाईलाइट कराने के लिए भी वेयर एज का यूज़ किया जाता है। इन द मॉर्निंग शी फोकस्ड ऑन वर्क वेयर एज इन द इवनिंग शी एंजॉयज रिलैक्सेशन एंड लीजर। मॉर्निंग में वो क्या कर रही थी, अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस थी, और वही शाम के अंदर वो काफ़ी रिलैक्स कर रही थी, राइट। लीगल एंड फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में भी आप वेयर एज की बात करते हो जब आप कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को लेकर बात करते हो। वेयर एज द पार्टीज टू दिस एग्रीमेंट हैव एग्रीड टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। अब स्ट्रक्चर क्या होगा, क्लॉज 1 देन उसके बाद वेयर एज देन उसके बाद होगी क्लॉज 2, राइट। तो क्लॉज 1 क्या होगी, आपकी ओरिजिनल पार्ट होगी। देखिए क्लॉज 1 में आप किस पे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको लिखोगे, लेकिन वेयर एज के बाद एक हमारा कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर है, तो जो क्लॉज 2 होगी वो एक कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉज होगी जो अपोज कर रही होगी पहली क्लॉज की इन्फॉर्मेशन को, बस आपको ये याद रखना है, राइट। क्लॉज 1 को अगर बात करें, ही इंजॉयज रीडिंग नोवेल वेयर एज क्लॉज 2 क्या होगी, हिज सिस्टर प्रेफर्स वॉचिंग मूवीज। तो पहली क्लॉज में बताया जा रहा है कि उसका पर्सन को लेकर कि उसको इंजॉयमेंट है किसमें, रीडिंग नॉवेल्स को पढ़ने में वो इंजॉय करता है। अब उसकी कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉज क्या होगी कि उसकी जो सिस्टर है वो मूवी देखना पसंद करती है, तो वो उसके अपोजिट में आ गया, या उसके कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट आ गया, और लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसने कराया, वेयर एज ने। ये हमारा कॉन्ट्रास्टिंग क्लॉज है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, देन उसके बाद हमारा कॉन्ट्रास्टिंग जो कनेक्टर्स हैं वो फिनिश हो जाएगा। शी एंजॉयज स्टडिंग इन क्वाइट प्लेसेस वेयर एज हर ब्रदर प्रेफर टू वर्क विद बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी उसको शांत जगह पर पढ़ना पसंद है, लेकिन उसके भाई को क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कुछ काम करना पसंद है, राइट। द ओल्ड हाउस वॉज चार्मिंग एंड फुल ऑफ कैरेक्टर वेयर एज द न्यू वन इज स्लीक एंड मॉडर्न, राइट। तो ये हमारी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हो गए। While some countries have strict gun control laws, other have more permissive regulations, whereas a few have banned firearms altogether. जैसे हमारे यहाँ पर नहीं है, अब इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट गन लॉज हैं, यानी हम बात करें गन कंट्रोल लॉज है, जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड एक्ट है, लेकिन अमेरिका के अंदर काफ़ी इजी है गन खरीदना, तो उसकी वजह से वहाँ पर नंबर ऑफ शूटिंग्स भी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वही बोला कि कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है गन्स को लेना, परचेज़ करना, ओन करना, वहीं कुछ कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा इजी है, और कुछ कंट्रीज़ ने तो बैन ही करके रखा हुआ है,
राइट। द मॉर्निंग कम्यूट इज़ यूजुअली पीसफुल वेयर एज द इवनिंग रश आवर्स इज chaotic एक्सपीरियंस। देखिए जो मॉर्निंग कम्यूट होता है यानी सुबह आना जाना होता है वो काफ़ी शांतपूर्वक होता है क्योंकि लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं। लेकिन शाम को जो chaotic मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा रश होता है। जॉन एक्सेल्स इन मैथमेटिक्स वेर एज शारा शाइन्स इन लिटरेचर। तो जॉन मैथमेटिक्स में अच्छा है, वहीं शारा जो है वो लिटरेचर में अच्छी है, राइट। द कंपनीज रेवेन्यू हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग वेयर इट्स कंपटीटर्स आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर मार्केट शेयर। तो एक कंपनी का रेवेन्यू वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो मार्केट शेयर को होल्ड करने के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट। वेर एज सम पीपल आर अर्ली बर्ड्स हु वेक अप एट dawn, dawn मतलब morning, and other are night owls who stay up late into the night, right. He was known for his frugality, right, and saving habits, whereas his spouse spouse का मतलब उसकी वाइफ हैड अ पेंचेंट फॉर एक्स्ट्रावेजेंट स्पेंडिंग। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है महंगे खर्चीले के लिए जानी जाती है, ज़्यादा खर्च करती है। वहीं उसके अंदर क्या है, सेविंग हैबिट्स हैं, वो बचत करता है। द फर्स्ट मूवी इन द सीरीज वॉज ब्लॉकबस्टर हिट वेयर एज द सीक्वल रिसीव्ड मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। तो पहली मूवी इसी सीरीज की कोई मान लीजिए कोई मूवी एक दो पार्ट में बनी होगी, वहीं पहली ब्लॉकबस्टर रही और दूसरी ने मिक्स्ड रिव्यूज़ को देखा। Whereas some people find public speaking exhilarating, other find it terrifying, right? So आपने ऑन द अदर हैंड पढ़ा आज के लेक्चर में, वेराइज पढ़ लिया, वाइल पढ़ लिया, राइट। सो ये हमारे कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स थे, बहुत सिंपल थे। अब आपको पता चल गया ऑन द अदर हैंड को कैसे यूज़ करना है, वाइल को कैसे यूज़ करना है, वेराइज को कैसे यूज़ करना है। आने वाले लेक्चर के अंदर हम अगले ग्रुप ऑफ कनेक्टर्स को लेकर बात करेंगे। उसके अंदर हम और देखेंगे किस तरीके से वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, किस कैटेगरी को वो वर्ड्स बिलोंग करते हैं, राइट। तो अब धीरे धीरे आपके पास कनेक्टर्स का जो ग्रुप है वो बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ वर्ड्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इनको प्लीज़ पेन डाउन करिएगा, लिख लीजिएगा कि कौन से ग्रुप ऑफ कनेक्टर्स मतलब कॉन्ट्रास्टिंग कौन से होते हैं, उसमें कंजंक्शन प्रीपोजिशंस कौन से होते हैं, वही कॉज एंड इफेक्ट में कॉज वाले कौन से होंगे, इफेक्ट वाले कौन से, या रिजल्ट डिनोटिंग कौन से होंगे, उसमें भी कंजंक्शन प्रीपोजिशन कॉन्ट्रास्टिंग में लिख लीजिएगा। इससे आपको इजी रहेगा जब भी आप लास्ट टाइम पे रिवाइज करेंगे अपने इन नोट्स को, तो आपको याद रहेगा कि किस वर्ड का मतलब क्या होता है और वो बेसिकली किस लिए यूज़ किया जाता है, क्या उसके हमारे जो स्ट्रक्चर होता है या रूल्स होते हैं क्या होते हैं। अगर किन्हीं के स्ट्रक्चर्स में ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे वाइल था, वाइल स्टार्टिंग में हम यूज़ कर लेते हैं, उनको थोड़ा हाईलाइट करिएगा क्योंकि वो ट्रेडिशनल से अलग होते हैं, राइट। तो बाकी के जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक के लिए आप इनको पढ़िए, इनको समझिए और इनके रीडिंग करिए ताकि आपको इनके यूज़ एक्सटेंसिवली पता चले, राइट। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।